अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आज की पुकार सफाई निस्फ़ ईमान है। कोरोना अभी नया नया जा रहा है और लोग उनसे यहाँ हाथ धोना फिर भूलते जा रहे हैं। कोरोना में तो हमने ये कहा सुना, बल्कि लोगों को ये बताया भी कि साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना से महफूज रहें तो ये उसकी एक बेसिक SOP है कि आप हाथ धोएं। फिर सफाई के बारे में जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे कि सफाई निस्फ़ ईमान है, यानी कि हमारा जो मुसलमान का ईमान है वो आधा तब कंप्लीट होता है जब वो साफ़ सुथरा होता है। यानी कि इसकी आप यही सबसे बड़ी एग्जांपल ले लें कि बग़ैर वज़ू के ना नमाज होती है ना आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि सफाई के बारे में हमारा दीन हमें इस तरह सिखाता है। फिर एक और बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे देखने में आती है कि अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर हम समोसे पकौड़े लेने के जाते हैं, जाके समोसे पकौड़े ख़रीदते हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखने में आती हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यार लोग इस बारे में सोचते ही नहीं, सफाई का ख्याल रखते ही नहीं, लेकिन उसका ख्याल आप रखें। आज का शो उनके लिए है जो ये तमाम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनको जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी सुनाते रहें, उनके दिलों पे कानों पे लगता है मोहर लग गई है, जो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप के दिल पे, कान पे, ज़ुबान पे मोहर नहीं लगी, तो ये बात ज़रूर सुने कि जो बंदा साफ़ ना हो, साफ हाथों से आपको चीज़ सर्व ना कर रहा हो या सफाई का ख्याल ना रखे, कोई खाने पीने वाली चीज़ उससे मत लें, बिल्कुल मत जाएं। जितना मर्जी मशहूर नाम हो, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड हो, जितना मर्जी बड़ी दुकान हो, जो बंदा सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, जो बंदा साफ नहीं रह रहा या आपके जो खाने की चीज़ें आपको बेच रहा है उसमें सफाई का ख्याल नहीं रख रहा, उसके पास मत जाएं। यकीन माने आप घर में समोसे पकौड़े नहीं, मौत का सामान लेके आएंगे। ये इतनी खतरनाक चीज़ आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और सफाई निस्फ़ ईमान है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम वज़ू करके जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है। अभी रोड साइड के ऊपर मैं मौजूद हूँ और रोड साइड में मेरे पीछे आप एक जूस वाली रेडी देख रहे हैं। माड़े बंदे ने लगाई हुई है, ऑब्वियसली रेडी कोई अमीर आदमी तो लगाएगा नहीं, लेकिन माड़े बंदे के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जब वो किसी को ये चीज़ बेच रहा है, वो अपने घर में तो शायद पैसे लेके जा रहा है, हलाल रिज़्क़ अपनी नज़र में वो कमा भी रहा है, लेकिन वो जो किसी को खिला रहा है वो जहर खिला रहा है। उसको नहीं पता कि वो जिस जगह पे है वहाँ से कितने जर्म्स उठ के उसके जूस में जा रहे हैं और उसका जूस कोई और पी रहे हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर आप समोसे पकौड़े, बल्ले पकौड़ियाँ, जूस, फ्रूट सब कुछ कंज्यूम करेंगे, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जान है तो जहान है। अगर वो पंजाबी में कहते हैं ना, सोनिया जग जूंदियां दे मेले, जूंदे रहे सेहत हुई तो हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी के तमाम मज़े लेंगे। और वो एक और बात स्कूल की दीवारों पे हमने लिखी पढ़ी है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो बचें इन तमाम चीज़ों से ही आप बच सकते हैं। जैसे अभी हम आपकी डॉक्टर से ही बात करवाएंगे और जो फूड साइंटिस्ट हैं उनसे ही बात करवाएंगे कि फूड बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं DG फूड अथॉरिटी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। DG फूड अथॉरिटी रफ़ाकत नस्वाना साहब जो उनसे हैं वो चेंज हो चुके हैं, अब उनकी जगह नए आ गए हैं। हमने कुछ अर्सा पहले उनका इंटरव्यू किया था, तो जाके ज़रा उनका इंटरव्यू सुनिए कि उन्होंने फूड अथॉरिटी के काम और फूड अथॉरिटी स्पेशली जो रमज़ान में काम करती है वो किस तरह करती है उसके बारे में क्या बताया था। उनकी बात सुने। DG फूड अथॉरिटी हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत अली नस्वाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है हमारे स्पेशली यहाँ पर कि हम एक तो सफाई का ख्याल कम रखते हैं, दूसरा हम ये कोशिश करते हैं कि घी बहुत महंगा है क्योंकि, और हम पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो पकोड़े समोसों के चक्कर में वो घी बार बार इस्तेमाल होता है। तो दुकानों में गली गली जगह जगह जो बंदे ने कभी समोसे पकौड़ों का नाम भी नहीं सुना था वो भी समोसे पकौड़े लगा लेता है और लोगों को ऐसे लगता है कि जहर
खिला रहे हैं। तो इस बारे में फूड अथॉरिटी क्या इकदाम उठाती है? जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा इशू होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है रमज़ान के महीने में। तो इसमें सबसे जो मेन इशू आता है वो आता है रेंसिड ऑयल का। अच्छा, जब ऑयल अपनी रेंसिड ऑयल क्या होता है सर? मैं चाहता हूँ लोग जरा समझ जाएं इसको। बेसिकली हम ऑयल की पोलर मैटर को चेक करते हैं। 24 हमने उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है। जब ऑयल इस काबिल नहीं रहता कि उसमें मजीद कोई चीज़ तली जाए तो इसका मतलब है कि 24 से उसका पोलर मैटर ज्यादा होगा। लाइफ होती है ऑयल की, उसने एक सर्टेन लाइफ तक जिंदा रहना जी एग्जैक्टली। वो पोलर मैटर अगर 24 से ज्यादा उसमें मिलेगा तो हम उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देंगे और उसमें उसको मजीद कुछ तलने नहीं देंगे। स्टैंडर्ड क्या है वैसे? स्टैंडर्ड ये इसका हमारे पास जो क्राइटेरिया, हमारे पास टेस्टोमीटर्स है हमारी तमाम फील्ड टीम्स के पास। और रमजान में दुनिया में क्या स्टैंडर्ड है? यानी कि आपका दुनिया में 24 हमने रखा हुआ है, कुछ ममालिक में 26 भी पाया जाता है। हमने थोड़ा सा उससे भी कम रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है, हमारे से कम कोई नहीं है। 24 से कम कहीं पे भी नहीं है। तो अब मैंने देखा कुछ ऐसे बनास्पति घी के नाम आ रहे हैं, ऐसी ऐसी कंपनी है जिनका कोई पता ही नहीं है। मैं तो अक्सर मजाक में कहता हूँ कि कहीं बारूद बनास्पति भी आता है कई दफा, जो जिसमें पराठे शराठे बन रहे होते हैं बाहर। तो ये ऐसा घी जो सा आपको नहीं लगता? क्योंकि हमें तो डॉक्टर कहता है कि जो सा देसी घी है वो भी कम खाओ कि वो भी आपकी नालियों में फंसता है, और आप ये वाला घी खा रहे हैं जो बनास्पति घी है। दुनिया वैसे बनास्पति छोड़ चुकी हुई है, हमने भी छोड़ना था, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा। तो ये इनको चेक कोई नहीं करता। इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा पब्लिक से कम तली चीज़ें हमें खानी चाहिए, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि रमज़ान का जो मकसद है वो रूहानी, उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन उसके कुछ जिस्मानी फ़ज़ाइल की भी इम्पोर्टेंस है। हम समझते हैं समोसा भी अहम है इतना ही। अनफॉर्चुनेटली हम उनको अचीव करने के बजाय बहुत ज़्यादा हम एक्सेसिव फूड इनटेक करते हैं रमज़ान में। तो एक तो मेरी गुजारिश है कि उससे परहेज़ करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स और इस तरह के जो जंक फूड्स हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए सहरी और अफ्तार में। हमारे यहाँ जब पंजाब फूड अथॉरिटी का क़याम नहीं हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी कि जो ऑयल ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है बहुत सारे मल्टीनेशनल आउटलेट्स पे, वो कुछ लोग उठाते थे, उसको वापस पैक करके तो मार्केट में भेजते थे उन सेगमेंट्स को जो छोटे लेवल का कारोबार कर रहे होते। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि रमज़ान में बहुत सारे लोग जो और कोई काम कर रहे होते लेकिन रमज़ान में वो आके तली हुई चीज़ों का कारोबार शुरू कर देते। जी ऐसा ही है। इस तरह के सेगमेंट्स को वो हंट करते थे और उनको उस तरह का ऑयल प्रोवाइड करते थे जो ऑलरेडी रेंसिडिटी अपनी अचीव कर चुका होता था। तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कीजिए। हम ये करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसकी मॉनिटर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन उसमें अगर डाई हमें नहीं मिलती तो हम वो ऑयल डिस्कार्ड कर देते हैं। वो जहर होता है। अज्यूमेबली वो एक जहर है जो ऑलरेडी अपनी रेंसिडिटी अचीव कर चुका है और वो दोबारा से मार्केट में कुछ ऐसे भी हमारी सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं जो इस तरह के आसान पैसा कमाने के लिए उसको भी दोबारा मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है। वो जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो जब ऑयल इस्तेमाल करती हैं, वो जब ऑयल अपनी लाइफ पूरी कर देता है तो वो ऑयल को दे देती हैं कंपनीज को। वो कंपनी लेके जाती है और लेके जाने के बाद उसको फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद लोगों में कम कीमत पे लोगों को बेच देती है। इस तरह वो रीयूज हो जाता है और वो हमारे खाने में दोबारा आ जाता है। इन चीजों से बचना चाहिए और इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए फूड अथॉरिटी जो इकदाम ले रही है वो निस्वाना साहब बता रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ऑयल और दूध ऐसी दो चीजें हैं जिनको अगर हम 100% प्योर क्वालिटी में मार्केट में प्रोविजन उनकी इंश्योर कर ले तो हमारे अस्पताल खाली हो जाएंगे। फैटी लीवर, हार्ट की बीमारीज, किडनीज की बीमारीज, आपके मैदे की बीमारियां, ये सारी जो है ये सारी इन दो चीजों से ओरिजिनेट होती है जिसमें ऑयल का बहुत ज्यादा जी। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के अप्रूव्ड ब्रांड्स का आप ऑयल यूज करें, चाहे आपको थोड़ा सा उसमें पैसे ज्यादा भी लगते हैं तो वो पैसे हैं जो आपने कल को अस्पताल में देने हैं लो क्वालिटी ऑयल यूज करके। इसी तरह घरों पे भी हमारे एक प्रैक्टिस होती है कि आप एक दिन का ऑयल जो है वो जब उसमें तल लेते हैं कोई चीज़ तो उसको फ्रिज या फ्रीजर में रख देते हैं, अगले दिन फिर उसको उठा के उसी में दोबारा तलना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस भी नहीं होनी चाहिए। काला भी हो जाता है, एक टाइम काला हो जाता है। फूड अथॉरिटी की तमाम टीमों के पास एक टेस्टोमीटर होता है जो इसके पोलर मैटर को इवेलुएट करता है। कि ये टेस्टोमीटर इक्विपमेंट है, इससे बेसिकली ऑयल की लाइफ टेस्ट होती है। ठीक है कि ऑयल कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है। जितने भी पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं वो बेसिकली इंटरनेशनली अलाइंड हैं। इसके बावजूद भी लोग गंदा घी इस्तेमाल करते हैं, बार बार यूज करते हैं। इसकी वजह क्या ये नहीं है डीजी साहब कि हमारे पास मैन पावर कम है
हम उनको चेक नहीं कर सकते इतनी बार। एक गाड़ी है अगर वो कम से कम लाहौर में ही फिरती है तो कितनी जगह पे जाएगी, लोग मेरे ख्याल से खुद भी इसको सीरियसली नहीं लेते। रमजान के हवाले से स्पेसिफिकली हमने 3 शिफ्ट्स में टीम्स बनाई हैं, 100 के करीब टीम्स हैं जो पूरे पंजाब में पूरे मॉनिटर करेंगे। वो 3 शिफ्ट ऐसे हैं कि पहली शिफ्ट 11 से 5 बजे तक होगी, इसको हम मॉर्निंग शिफ्ट कहते हैं। दूसरी शिफ्ट हमारी है इफ्तार शिफ्ट, वो 3 बजे से दोपहर से लेकर रात 9 बजे तक तमाम खाने पीने वाले पॉइंट्स को मॉनिटर करेगी। और तीसरी शिफ्ट है हमारी सहरी की शिफ्ट, वो 9 बजे से लेकर रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक सहरी के टाइम मॉनिटर करते रहेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आप एक आम जो ये टेम्पररी सेटअप बनाते हैं रमजान के महीने में, वहां पे जाकर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑयल की क्वालिटी इस काबिल है कि नहीं कि मैं यहाँ से चीज परचेज करूं, तो ऑयल का जो नेचुरल कलर होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है। जब आप जाएंगे तो उसका जैसे जैसे रेंसिडिटी बढ़ती है तो उसका ऑयल का कलर काला होता जाता है। काला होता अगर आपको उसमें कोई चीज पड़ी है और वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑयल की क्वालिटी ठीक है। अगर वो इतना डार्क हो चुका है कि उसमें आपको चीज है तो वो आपको नजर ही नहीं आ रही है, आपको काला लग रहा है, तो इसका मतलब है कि लेमैन के लिए ये है कि ये बेसिक क्राइटेरिया है कि वो खुद भी जज काले तेल में अगर कोई समोसे पकोड़े तल रहा है तो वो बिल्कुल ना रहे। सरसों के तेल में भी तलते हैं तो सरसों का तेल तो काला हो जाता है। काला तेल जब भी होगा उसका मतलब है कि वो अपनी रेंसिडिटी की सरसों का भी लिमिट। जी बिल्कुल। पंजाब फूड अथॉरिटी एक साल में 2 दफ़ा पूरी मार्केट से सैंपल उठाती है तमाम कंपनीज के। एक साल में 2 दफा? जी 2 दफ़ा हम उठा रहे हैं। नहीं है लेकिन 100% प्रोडक्ट्स को हम उठाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं अपने लैब में और जो अप्रूव होते हैं उनके मुझे ऐसा लग रहा है रफाका साहब ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। आप तो एक दफा चेक कर लेंगे लेकिन मॉरली जो लोग ये काम कर रहे हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि वो लोगों को जहर ना खिलाएं। बिल्कुल। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए तो मेरे ख्याल से वो मौत बांट रहे हैं। जी ऐसे ही है। और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो दूसरे सूबों में मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे उनकी हो रही है, जब हम एक्शन लेते हैं ना तो उनकी यहाँ पर कम से कम जो उधर से सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अभी इस दफा दूसरे सूबों में चलते हैं, यहाँ नहीं चलते। वो ब्रांड्स यहाँ पर फिर नहीं चलते जिनके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग वाइटामिन्स को टेस्ट करते हैं, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि वो डालने के लिए उसको ज़ाहिर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अदरवाइज वो जैसे इंपोर्ट करते हैं पामोलिन ऐसे पैक करके तो मार्केट में सेल कर रहे हो। बॉस इस तरह तो रफाका साहब मुझे नहीं लगता कि सारे जो बनास्पति बनाने वाले हैं वो ये सारी चीज़ें करते होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है और क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है वो बेहतर हुआ है। अब सेफ्टी पे तो हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो सेफ नहीं है हेल्थ के लिए उसको हम बिल्कुल अगर क्वालिटी लोगों को एक तो आपने बता दिया कि एक तो काला नजर आए तो मत खाओ, स्मेल देखना ये पूछना हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं दुकानदार से कि कौन से घी में बना रहे हो दिखाओ। देखिए मैं तो शुरू से यही बात करता हूँ कि कंज्यूमर का हक है और कंज्यूमर का फर्ज है, ये हक भी नहीं है, कंज्यूमर का फर्ज है कि वो जो चीज लेने जा रहा है वो उसकी क्वालिटी को 100% उसकी तसल्ली करे, फिर वो चीज ले और पूछे, सवाल उठाए। और अगर उसके सवालों के मुनासिब जवाब नहीं मिलते, वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो पंजाब फूड अथॉरिटी मौजूद है। 0800-805-00 हमारा टोल फ्री नंबर है। फेसबुक पेज हमारा है, 24 घंटे ऑन होता है। आप किसी भी वक्त कंप्लेंट लॉन्च करें तो हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करें। कंप्लेंट जरूर लॉन्च करें और सवाल जरूर उठाएं, पूछें जो खरीदने जा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप जानें कि आपको क्या खिलाया जा रहा है। सस्ता देख के खरीद मत लें क्योंकि सस्ता जो है वो अक्सर सेहत के लिए नुकसान। और ऑयल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लोग 5, 10, 20 रुपए की खातिर सस्ती चीज़ उठाते हैं, वो प्रोसेस नहीं हुई होती, वो रिफाइंड नहीं हुई होती। अब हमें मार्केट से उस चीज़ को भी खत्म करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से हमें मैन पावर बहुत ज्यादा चाहिए। जी उस पर हमारी HR भी बढ़ रही है, हमारी लॉजिस्टिक्स भी बढ़ रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50% एरिया पंजाब का हम कवर कर चुके हैं और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द। मेरे ख्याल से आप हमारी फ्रंट लाइन है दिफा की, जो हमारी बॉडी में चीजें जाती हैं उसको आप देखते हैं। ईरानी तेल जो है, ईरानी घी जो है वो स्मगल हो रहा है। जैसे ईरानी गोलियां टॉफियां आती थी ना, उसी तरह बिस्किट आते थे और इसी तरह घी भी आना शुरू हो गया, ऑयल भी आना शुरू हो गया और ये मार्केट में आ गया। इसकी क्वालिटी चेक की आप? हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली इंस्पेक्शंस पे गई होती है, मुख्तलिफ जितने भी फूड पॉइंट्स हैं उनको हम एक बार ज़रूर टच करते हैं।
वहाँ पे अगर इस तरह की कोई चीज़ हमें मिलती है जो चाहे स्मगल होके आई है, जैसे भी आई है, उसको हम उठाते हैं, अपनी लैब में लेके आते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। अगर वो सेफ्टी के पैरामीटर्स को पे पूरा नहीं उतरती तो हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, उस सारे प्रोडक्ट को उठा के डिस्कार्ड भी करते हैं। सजा क्या है इसकी जब आप इस तरह का बंदा पकड़ लेते हैं जो बहुत ज्यादा इस तरह की चीज कर रहा है? इसमें जी 3-4 तरह के प्यूनिटिव मेयर्स हैं PFA एक्ट के मुताबिक। उसमें जुर्माना है जो कि 10 लाख तक हम किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को कर सकते हैं। इसके अलावा हम FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, वहाँ से स्टॉक उसका सीज कर सकते हैं, स्टॉक डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसको इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के तहत उसकी प्रोडक्शन, सेल, पैकेजिंग को वहीं पे प्रोहिबिट कर सकते हैं जब तक वो PFA के रेगुलेशंस के मुताबिक उसको ढाल नहीं लेता। और एक और जो है कि अगर प्रोडक्ट हमें लगता है कि वो और किसी तरीके से भी नहीं काबू आ रहा तो हम रिकॉल कर लेते हैं मार्केट से प्रोडक्ट, अगर वो सेफ्टी का कोई थ्रेट प्रोड्यूस करता है या नॉन कंप्लायंट है PFA रेगुलेशंस। चलें सर, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और आप भी ख्याल रखें, पूछें ज़रूर कि क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रफ़ाक़त साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रागिब नईमी के साथ मौजूद हैं जो नाज़िम आला हैं जामिया नईमिया के और शेखुल हदीस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, बात क्योंकि रमज़ान का महीना है, बात अफ्तारी की आ गई है। लोग रमज़ान के महीने में भी मिलावट करने से या सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए कम चीज़ें देने में या अच्छी क्वालिटी ना देने करने के पैसे ज़्यादा आ जाएं वो काम शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये, दो तरीके से लूटा जाता है, एक मिलावट से और एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी से। ठीक है। मिलावट के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, आप बाज़ार में तशरीफ़ ले गए, गंदम का ढेर पड़ा हुआ था, आपने हाथ डाला उसके अंदर, बाहर निकाला, अंदर से जो गंदम निकली वो गीली थी, गीली थी, वजन बढ़ जाए ना। जी बिल्कुल, और यहाँ ऐसे होता है हज़रत, होता है, अभी भी होता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। फारिग निकल गया, हमें नहीं है, वो दायरा इस्लाम में ही नहीं है। अब इस यानी फलैसा मिन्ना के दायरे कार को आप जितना मर्जी बढ़ा के बयान कर लें, हम लोगों में से नहीं है, हम मुसलमानों में से नहीं है, वो इस कौम का हिस्सा नहीं है, जो मर्जी आप इसकी ताबीर कर लीजिए, आप बड़ी ताबीर कर लें, छोटी ताबीर कर लें, हम में से नहीं है वो। जो मिलावट करने वाला वो हम में से नहीं और है। सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कह दिया, खुद फरमाया ये लोगों को पता है। आप ये ना समझिए ज़ुहैब साहब के लोगों को नहीं पता, लोगों को इतनी दाढ़ियां रखी होती हैं, बड़े कुछ पता है, उसके बावजूद मिलावट हो रही है, उसके बावजूद लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, उसके बावजूद जहर को शामिल किया जा रहा है खाने पीने की अशिया के अंदर, और जानते नहीं है सिर्फ मिलावट नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों के खेलने के नतीजे में अगर कोई मर जाता है उसका खून भी उस मिलावट करने वाले के सर पे होगा, वो कातिल है वो, कि उसके नतीजे में, उसकी मिलावट के नतीजे में लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, स्लो पॉइजनिंग हो रही है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन एहतकरा, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ इसलिए ज़ख़ीरा करता है खाने पीने की अशिया को रोक, आटे की किल्लत इस वक्त, आटा नहीं मिल रहा, अखबारात चीख के बयान कर रहे हैं आटा ख़त्म हो गया है, नई फसल आने वाली है, 15-20 दिनों में, महीने में फसल आ जाएगी, आटा क्यों नहीं मिल रहा? फूड का महकमा किधर गया है? सारे महकमे खामोश हैं। जिनकी ड्यूटी थी कि वो आटे को, गंदम को पूरा रखेंगे, बल्कि 1 साल का वो रिजर्व रखेंगे, वो किधर है? वो 1 साल का रिजर्व किधर है? हज़रत, एक और बात अभी इसी मौजू के लिहाज से पूछना चाह रहा हूँ कि सफाई का ख्याल नहीं रखते हम। मैंने खुद, ये तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि किसी से समोसे लेने गए, किसी के पास कोई पकोड़े शकोड़े लेने गए, उनके हाथों के नाखूनों में मैल जमी होती है, हाथ गंदे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, जो जिस कढ़ाई में डाल रहे हैं गंदा है, घी गंदा डाल रहे हैं, ये जो सफाई का ख्याल नहीं रखते, और पता नहीं क्यों नहीं रखते, हर जगह अब तो कहा जाता है कि हाथ धो लें, चीज़ें कर लें, उनके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह अकबर। देखिए, मोमिन की जो पहचान है उसकी सफाई से है। ईमान, साहिब ईमान अगर अंदर से ईमान की ज़िया पाशी से उजाला है तो उसका ज़ाहिर भी उजाला होना चाहिए, बेशक उजला होना चाहिए। बेशक। अगर ज़ाहिर उजला नहीं ना है तो अंदर का ईमान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो नज़ाफ़त है, पाकीज़गी है, ये निस्फ़ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। इस ईमान के हिस्से को पूरा हमें मुसलमानों को करना चाहिए। कितना सख्ती से हुक्म है इसके बारे में, सफाई के बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इबादत की कबूलियत, लिबास और जिस्म की सफाई शर्त है उसके लिए। वज़ू शर्त है। आपका वज़ू नहीं है, आपका जिस्म पाक नहीं है, लिबास पाक नहीं है, गंदा लिबास मैला कीचड़ पहना हुआ है, इबादत कैसे कबूल होती? और फिर इबादत की कबूलियत का इन्हिसार हलाल माल के ऊपर है। मिलावट करके हराम माल कमाया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके हराम माल कमाया, सफाई सुथराई ना करके लोगों को अलम गलम खिला के हराम माल कमाया, उस हराम माल से बोस्की का कुर्ता बना के अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए दुआ करने के लिए। अल्लाह जुमा का दिन है और हमारी दुआ कबूल कर ले। अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा तेरा खाना हराम का, तेरा पहनावा हराम का, उठना बैठना हराम का, तेरी दुआ में क्यों कबूल करूँ? अब आप खुद तसव्वुर करें, हम जितना कुछ हासिल कर रहे हैं, अगर वही सब कुछ अल्लाह के यहाँ हराम का तसव्वुर हो रहा है तो दुआएं क्यों कबूल होंगी हमारी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हज़रत। चीज़ें लिंक अप हैं एक दूसरे के साथ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, थैंक यू सो मच। आज जो दो साइंसदान हमारे साथ बैठे हैं वो फूड साइंटिस्ट हैं, फूड टेक्नीशियन है। एक तरफ हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हैं और दूसरे पास हमारे पास इज़हारुल हक साहब हैं जो फूड टेक्नीशियंस हैं। ये फूड की जो तमाम क्वालिटी है, फूड आप तक कैसे पहुंचता है, उस तमाम प्रोसेस को समझते हैं और उस तमाम प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और इन्होंने वो इन्वेंट किया है। ये उसके साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, फूड साइंटिस्ट। डॉक्टर साहब मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। मेरे लिए पहले तो ये वर्ड जो सा था ना थोड़ा नया था, फूड साइंटिस्ट। मुझे ऐसा लगा कि आप सिर्फ खाना टेस्ट करते हैं या नए नए खाने इन्वेंट करते हैं, आप शेफ की कोई ब्रांच है, कैसे है? थैंक यू, आपने एक तो इनवाइट किया आज हमें। फूड साइंटिस्ट स्पेशलाइजेशन का दौर है जी। हर दिन में कोई 2000 से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे नहीं आ रही हैं और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कमाल है, फूड साइंटिस्ट का कमाल है कि उन्होंने न्यूट्रिशन को भी देखना होता है, उन्होंने सेंसरी क्वालिटी को भी देखना होता है, उसकी शेल्फ लाइफ को देखना होता है और सेफ्टी को भी देखना होता है। और आपके पास ये जो फूड नए नए रोज़ बुनियादों पर आ रहे होते हैं, पैकेज नए नए चिप्स आ रहे हैं, नए नए फ्लेवर्स, तो ये सारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कमाल है। तो इस दुनिया में जो खुशी बांटने में फूड टेक्नोलॉजिस्ट का बड़ा बेहतरीन रोल है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जैसे लोग और ख़ास तौर पे आप तो माशाल्लाह सेहत से भी और लाहौर में बैठे हुए, तो हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी ड्राइव ही फूड से हासिल करते हैं। तो उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट का कोई भी इवेंट हो तो हमारा खाना बेसिक होता है। इज़हार भाई, अब रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ा बाबरकत महीना है। मैं एक आम आदमी, लेमैन, निकलता है घर से, निकलता है समोसे पकोड़े लेने के लिए कि बाहर से समोसे लेके खाते हैं। हम एक दुकान पे पहुंचते हैं, दुकान के अंदर मैं ये चाहता हूं कि हम ये ना करें कि क्या होता है क्या नहीं होता, हमें क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए और फिर वहाँ से सौदा खरीदना चाहिए। एक्चुअली खासकर जो स्ट्रीट्स शॉप्स हैं तो वो बिल्कुल उनको अवेयरनेस ही नहीं होती गली मोहल्ले में। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन गश्य फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। और हमारे यहाँ पे वो मिलावट को अवलीन फ़र्ज समझा जाता है। और दूसरी बात ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई दो चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं ये। और आज के दिन हम यही बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बीमारियां बढ़ रही हैं, यहाँ पर मैदे की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ जिगर की बीमारी बढ़ रही है, किडनी की बीमारी बढ़ रही है, यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल लोगों को पैदा हो रहे हैं जो नए नए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें हम एहतियात नहीं बरत रहे, हम सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, हम खुद ये नहीं देखते कि ये आदमी जो बना रहा है ये कैसे बना रहा है। डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया कि घी जिसमें ये तलते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ तो आदत है फ्राई करके खाते हैं सब्जियाँ भी, तो ये जो फ्राइंग है इसके अंदर किस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए? हम घी जो है 14-15 किलो पर केजी के कैपिटा के हिसाब से पाकिस्तान में खा जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 3-4 गुना ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। हम इसका मतलब ये है कि जो चीजें हमें खानी चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, क्योंकि हम टेस्ट के ऊपर ड्राइव करता है, टेस्ट। दूसरा आपने बात की कि ये घी और ऑयल की खास तौर के ऊपर, हमने ये देसी घी क्योंकि कंज्यूम करते थे, उसी तरह का टेस्ट लेने के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन शुरू कर दी, उसको घी बनाना शुरू कर दिया, ऑयल को उल्टा। सो ऑयल अच्छी चीज़ है, घी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो जिस कढ़ाई में वो समोसे तल रहा है या पकोड़े तल रहा है वो काली हो चुकी होती है।
वो बेसिकली फैट ही होती है जो कि ट्रांस फैट बन के मुसलसल हीटिंग की वजह से वो तो टॉक्सिक बन चुकी होती है। नया ऑयल डाला है, नया। अच्छा, होता क्या है, अब आप ऑयल उसने उसमें डाला हुआ है, उसमें अगर वो 4 लीटर ऑयल उसको चाहिए, 4 लीटर डाला हुआ है, जैसे ही वो 2 लीटर होता है तो 2 लीटर और डाल देता है। अब 2 लीटर तो नया है, लेकिन उसके अंदर 2 लीटर को तो 4, 8, 10, 12 घंटे हो चुके हुए हैं ना। अच्छा, फिर वो जब 2 लीटर पे आएगा फिर और डाल देगा, तो उसमें से 1 लीटर ऐसा है जो कि 16 घंटे से, तो नॉर्मली ये कहा जाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप पुराना फेंक दें, 16 घंटे से ज्यादा ना करें, और जब वो एक्सपायर हो जाए तो उसको निकालें और नया सारा यूज करें। ये तो नहीं करेगा कोई भी। जब आप जिसके पास समोसे पकौड़े लेने जाते हैं, जैसे आप भी समोसे खरीदते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो अपना इतने बड़े कढ़ाई को रोज खाली करता होगा 2 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद। देखिए मेरे घर में भी ऑफ कोर्स हम क्योंकि जितने मर्जी न्यूट्रिशन की बात करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम पाकिस्तानी भी हैं, लाहौरी भी हैं, मेरे घर में पकौड़े समोसे बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं। तो मैं करता क्या हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं फ्राइंग के लिए, वो अगले दिन हम सालन में यूज कर लेते हैं, उसको दोबारा फ्राइंग में यूज नहीं करते। अच्छा, मैक्सिमम 2 दिन फ्राइंग में यूज किया, तीसरे दिन उसको सालन में यूज कर लिया। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको डिस्कार्ड करना है, अदरवाइज वो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो पकौड़े और समोसे आपको टेस्टी तो बहुत लगेंगे, लेकिन वो आपके वो ट्रांस फैट बॉडी के अंदर जाके वो आपके एलडीएल बढ़ाएंगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, वो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएंगे, वो आपके लिवर को ट्रांस फैट डैमेज करेगा, और अल्टीमेटली जो है वो आप सिरोसिस की तरफ जाएंगे, किडनी डिजीजेज की तरफ जाएंगे, और ये आपके बॉडी को इंतहाई नुकसानदेह है। और अगर मेरे ख्याल से वो लोग जो ये समझते हैं कि हम यहाँ पर समोसा जो है वो 10 रुपए का मिल रहा है, किसी जगह 5 रुपए का मिल रहा है, तो 5 रुपए वाला समोसा ले लूँ मैं, असल में वो अपने साथ जुल्म कर रहा होता। मुझे ये बताएं, ये फूड बॉर्न डिजीजेस कितनी होती हैं और ये कितना एक इंसान की जिस्म पे इफेक्ट करती हैं? खुराक की जो ज़रूरी अज्जा हैं उनकी बहुत कमी है, और उस कमी की वजह से लोगों की हाइट भी कम है, लोगों के दिमाग भी पूरे नहीं बने हुए, और हम एक स्टंटेड 50% स्टंटेड कौम है। हाइट छोटी होती है, ये बच्चे इनका दिमाग पूरा नहीं बना होगा, इनकी हाइट छोटी होगी, उसके बाद जो है ये बच्चा ठीक तरीके से पढ़ नहीं सकता, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता, ये ठीक तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं कर सकता। आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो जगह जगह कंटेमिनेटेड होता है, फिर लोग हाइजीनिक आदत नहीं है, इवन आप देखिए हाथ नहीं धोते, टॉयलेट से आके हाथ नहीं धोते, और इवन होते ही नहीं है, वॉश बेसिन ही नहीं होते उनके करीब, हाथ धोने के सिस्टम ही नहीं होता। बाहर से जब कोई चीज लेके खाएं तो ये देखें कि बंदा साफ सुथरा है, हाथ धो के आपको खाना दे रहा है, उसके हाथ धुले हुए हैं, या जो बंदा आपके लिए खाना लेके आ रहा है वो साफ है, उस खाने का काम जो कर रहा है उसे कम से कम साफ सुथरा होना चाहिए। जिस जगह पे खाना पड़ा है साफ सुथरा। आपने कहा कि जो मोस्टली जरासीम जो खाने में आ जाते हैं वो ये आते हैं ह्यूमन वेस्ट से आते हैं। जो ग्लोबली 75% डिजीजेज हैं, वो जितनी भी इमर्जिंग डिजीजेज हैं वो फूड से आती हैं। जितनी भी न्यू पैथोजन अगर 100 आ रहे हैं ना 10 साल में, तो 100 में से 75 जो डिजीजेज हैं वो फूड का उसका सोर्स है, खाना। हाँ, इसी तरह से जो उसमें जो 65 to 70% डिजीजेज हैं वो जोनोटिक हैं। जोनोटिक वो डिजीजेज हैं जो एनिमल में भी डिजीज काज कर सकती हैं, आप में भी कर सकती हैं। टीबी है, नॉर्मली जो है वो एनिमल को होती है, उसके दूध के जरिए घर में आ जाती है, और आप जब उसका गोश्त या कच्चा खाएंगे या कहीं पे दूध कंटेमिनेट कर गया तो टीबी घर में आ गई। कच्चा दूध पीने से भी टीबी होती है? ऑफ कोर्स कि जानवरों को टीबी है। कच्चा दूध तो ऑप्शन ही नहीं है ना पूरी दुनिया के अंदर, चाहे WHO का डाटा पकड़े, FDA का पढ़े, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी का पकड़े, क्योंकि दूध एक कंप्लीट गिजा है, और कंप्लीट गिजा होने के साथ साथ हमारे लिए भी कंप्लीट गिजा है, जरासीमों के लिए भी है, तो उसको तो आपने उसमें से न्यूट्रिशन लेनी है, जरासीम नहीं लेने भाई। सो कच्चा ऑप्शन नहीं। सम टाइम आप देखते हैं खाना खा के आते हैं, बाहर से दही बल्ले खा के आए, फलूदा खा के आए, रात को लेटे, सुबह मोशन लगे हुए हैं, सुबह जो है उल्टियाँ होना शुरू हो गई हुई हैं। सम टाइम आपको पता चला कि 3-4 दिन के बाद आप बीमार हो गए, पता चला कि वहाँ से जहाँ से खाना खाया था वो साफ जगह नहीं थी। सो आपने और एक जो स्ट्रीट पे रोड साइड फूड लोग होते हैं, खाना कवर नहीं किया होता, खाने पे मट्टी भी पड़ रही है, खाने पे मैं अगर हम बंद कमरे में रहते हैं ना, तो शहर में अगर हम रहते हैं, आप यकीन करें कि 2 दिन बाद टीवी के ऊपर उंगली लगाओ तो मट्टी होती है। इतनी पोल्यूशन जो है सिर्फ मट्टी तो है ही है, उसमें तो हैवी मेटल्स भी नुकसान भी दे, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन वो जो अगर वो फूड के ऊपर कोई चीज है ना तो उसके अंदर जरासीम भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, खुराक मिलनी शुरू हो गई ना। 4-5 घंटे में वो जब 1 मिलियन होंगे ना, तो अगले 10 मिनट में वो 2 मिलियन हो जाएंगे, अगले 10 मिनट में वो 4 मिलियन हो जाएंगे। एक खास हद आएगी, इसी वजह से
कहा यह जाता है कि नॉर्मली जिस फूड को रेफ्रिजरेट करना हो, अगर वो 4 घंटे उसका टेम्परेचर ब्रीच हो जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए, उसको ना खाएं ना। हमारे है एक बड़ा है कि वो हम पिकनिक पे जाना हो, घर से चावल बना के पैक करके गाड़ी की डिग्गी में रख लेते हैं, दोपहर को खा लेंगे। अब वो 4 से 6 घंटे के बाद जो है वो चावल जो है टॉक्सिक हो चुके होते हैं। एक चीज ध्यान में रख लें, पूरी दुनिया में जितने भी जरासीम बीमारी पैदा करने वाले हैं, ना उनका फ्लेवर है ना उनका टेस्ट है। तो एक बहुत खूबसूरत, अच्छा, साफ सुथरा, साफ टेस्ट वाला, साफ स्मेल वाला जो खाना है वो खराब हो सकता है, जिसकी चावल मैंने एग्जांपल दी है। नहीं, ये यहाँ पे रुक जाए जरा, चावल का मसला। अच्छा, दूसरा चावल पकाए हमने, हाँ, पका के हमने उसको रख दिया, हाँ, अब हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा, हाँ, गर्म है, पतीली रख दी, अब रात को भी हम वही चूल्हे से उठा के डाल के खा सकते हैं। अगर 4 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया तो बिल्कुल अलाउ नहीं, आप नुकसान करेंगे। चावल जिनसे हैं वो हमें 4 घंटे के बाद फ्रिज में रख देने चाहिए। चावल कुकिंग के बाद जो है, कंज्यूम करने के बाद बाकी उसको फ्रिज में रख देना चाहिए, और अगर उसको रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। अगर उनको रूम टेम्परेचर पे 4 घंटे से ज्यादा हो गया है तो प्लीज उसको। खुराक का जो है ना बेसिक असूल है कि ये तो गर्म चीज़ को गर्म रखें और या उसको जो ठंडी चीज़ को ठंडा रखें। ये जो चीज़ कोल्ड रखने वाली है उसका टेम्परेचर 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो हार्ड रखने वाली है उसका टेम्परेचर 65 से नीचे नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया। ये बताएं कि क्या यही वजह है कि हमारे यहाँ पे एवरेज एज कम होती जा रही है? जो आपको चीज़ चाहिए अगर वो आपके बॉडी में नहीं जा रही है तो आपकी एज कम हो रही है। दूसरी जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो भी जा रही है, फिर भी गड़बड़ हो रही है। आपसे बात करके मैं सोचूंगा कि स्ट्रीट फूड के ऊपर हम ध्यान दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो घर में हम गलतियां कर रहे थे। जैसे चावल वाली बात आपने बताई, मैं वो सुन के एकदम शौक में चला गया हूँ कि 4 घंटे रखें। बट सब एक चीज़ ध्यान में रख लें कि हम जो है जितना मर्जी बाहर से खाना खाएं ना, कितना खा लेंगे, 8 से 10%, 90% हम घर से खाना खाते हैं। तो अगर हमारे किचन के अंदर जो है वो आज माइक उठाएं, घरों में जाके लोगों से पूछें कि क्या उनको बेसिक फूड सेफ्टी के कंसेप्ट का पता है। अब एक कौन बताएगा? मेरी वाइफ है ना, कुकिंग करती है, या मेरी अम्मी कुकिंग करती है। एक पुराना दौर था जब हम खाना बनाते थे, उसी टाइम सारे चूल्हे पे बैठे हुए हैं, सारे खा लिया, खत्म कर दिया, दैट्स इट। अगर बच गया तो हमसायों में बांट दिया, हमसायों में बांट दिया। ऐसे नहीं होता था ऐसे। तो बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब असी तो बाहरों खादा ही नहीं, लेकिन अब मेरे बच्चे नहीं ठीक होंगे, रोज़ बीमार होए रहते हैं, दूसरा तीसरा होए रहते हैं। जब उनसे बात करते हैं कि आपने अपनी फ्रिज को लास्ट टाइम साफ कब किया था, क्या आपने जो कुक फूड है उसको ऊपर रखा था, रा फूड को नीचे रखा था, या रा फूड को ऊपर रखा हुआ था, उसकी ड्रिपिंग कुक फूड में आ रही थी। सैलेड आपने साफ धो के रखा था, उसको कवर करके रखा था फ्रिज में, या ऐसे ही रखा हुआ था? तो उनको जब से फ्रिज ली है 10 साल से उसको साफ ही नहीं किया, उसको सैनिटाइज ही नहीं किया। उसके अंदर फूड ऐसे पड़ा होता है कि इकट्ठा सारा मिक्स किया होता है। अगर उनके किचन में देखें, एक साइड पे रा फूड पड़ा हुआ है, एक साइड पे दूसरा है, एक ही टाइम पे हैंडल। तो हमें घरों में भी तरबियत करने की जरूरत है, अवेयरनेस देने की जरूरत है, एजुकेशन। हमें टिप्स बता दें कि वो टिप्स जो उनसे हमें हाउस होल्ड में और बाहर खाना खरीदने में हमें वो टिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो किचन की बात अगर हम करें तो पहली चीज़ तो ये है कि जो किचन में काम कर रही हैं ख़वातीन, अगर हम ला ये कहता है कि आपने जो शेफ़ है उसको अंगूठी नहीं पहनी होनी चाहिए, उसको घड़ी नहीं पहनी होनी चाहिए, दूसरा उसके नाखून कटे होने चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे वो ख़तरनाक है तो घर के किचन में भी ख़तरनाक है। ठीक है। तो अगर आप कुकिंग वुकिंग करते हैं तो नाखून शाखून काट के रखें, साफ़ सुथरे रखें, घड़ी शड़ी जेवर शेवर उतार के उसको कुकिंग करें, ये क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन होती है, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर बेहतर है घर के अंदर 2 तरह की छुरियाँ कांटे वगैरह रख लें। एक सिर्फ जो है, बेशक उसके हैंडल जो है एक रेड कलर का ले लें, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर, 2 डिफरेंट कलर के ले लें, ताकि आपको पता हो कि भाई इससे सिर्फ मुझे रॉ फूड को हैंडल करना है, इससे मुझे कुक्ड फूड को करना है। 2 तरह के आप वो रख लें। तीसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट होना चाहिए कि जो चीज़ आपकी फ्रिज में पहले जा रही है, घर में पहले आ रही है, उसको पहले कंज्यूम करें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में कंज्यूम करें। वो ये है कि आपने रॉ फूड को हमेशा नीचे रखना है, कुक्ड फूड को ऊपर रखना है, ताकि उसमें से कोई चीज़ गिरे। फ्रिज में भी वैसे एक बॉक्स बना होता है रॉ फूड हाँ, के। और रॉ फूड का मतलब ये, मैं ये कुक फूड का ये कह रहा हूँ जो कि कंज्यूमेबल है। मिसाल सैलड को हम कुक नहीं करते ना, लेकिन उसको क्रॉस कंटेमिनेट, उसको ऊपर रखें। सो अगर बिजली चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो आइडियल टेम्परेचर मिल जाता है 1 घंटे के लिए उस जरासीम को ग्रो करने के लिए। तो फ्रिज में तो फूड पड़ा हुआ है, तो आइडियल कंडीशन बन गई ना। सो आपको देखना ये है कि फ्रिज अगर बिजली बहुत ज्यादा जा रही है तो आप फ्रिज के अंदर कम से कम चीजें रखने की कोशिश करें और जल्दी से जल्दी कंज्यूम करने की कोशिश करें। ठीक है। लास्ट थिंग जो है, आप अपनी रेफ्रिजरेटर को हर महीने में उसमें से सारी चीजों को बिल्कुल
साफ करें सैनिटाइज़र के साथ जो है या क्लोरीन वाटर के साथ मिला के अच्छे तरीके से सारी फ्रिज को साफ करें, क्योंकि इसमें रोज़ाना फूड आता है, रोज़ाना रखा जाता है, क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। तो फ्रिज को आप जो है अच्छे तरीके से हर महीने में उसको सैनिटाइज करें, अच्छे तरीके से साफ करें। और दूसरा जो है वो किचन के अंदर मैंने देखा है लोगों ने कपड़े रखे होते हैं, गंदे कपड़े से सफाई कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ उसको एक तो जो है वो आप उनको साफ कपड़े से करें और डेली बेसिस पे उसको जो कपड़ा है उसको धो लें। आपका दोनों का दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बातें इन्होंने की हैं मुझे मालूम है ये करने में बहुत मुश्किल है, मैं भी सोच रहा हूँ ना, तो ये करने में बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन ये करेंगे तो अपनी ज़िंदगी बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद करेंगे। कहते हैं ना जान है तो जहान है, और जग जूंदियां दे मेले ने। अगर आप चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दो चीज़ों पर अमल करें। दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। घर वालों के लिए सफाई निस्फ ईमान है, ये बाहर भी सबसे अहम चीज़ है, सफाई निस्फ ईमान है। और दूसरी चीज़ जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं। जो बंदा मिलावट करता है, जो बंदा सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलता है, वो वाकई बहुत बड़ा मुजरिम है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।